मासिक पेंशन से चाय का खर्च नहीं चलता, व्यक्ति अपना जीवन कैसे चलाए। 60 साल जिस व्यक्ति ने सरकार को दिए, जनता की सेवा में लगाए, वो कैसे अपना सर्वाइव कर पाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। पीएफआरडीए के द्वारा हम उसको ये चेताना चाहते हैं कि राजस्थान का क्या देश भर का कर्मचारी पीएफआरडीए की इस धांधली को, इस जो लूट खसोट है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो हड़प नीति है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा पैसा उन्हें लौटाना होगा। पुरानी पेंशन स्कीम में कोई पेंशन का प्रावधान नहीं होता है। वो कर्मचारी का 10% खुद का कंट्रीब्यूशन और 10% राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। पुरानी नई पेंशन स्कीम में कोई भी प्रावधान पेंशन का नहीं है। केवल पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें पेंशन का प्रावधान होता है। जैसे LIC इन्होंने बेच दिया, LIC इनके पास ऐसा चीज़ था जिसको कभी भी वो मतलब अपने आर्थिक मजबूती के लिए यूज़ कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ आने वाले 5 साल में, 10 साल भी नहीं, इस देश का मटियामेट हो रहा है आर्थिक रूप से। आर्थिक श्रीलंका से बुरी हालत होगी। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सभी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर। यहाँ पर लोग अपनी पेंशन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से पुरानी पेंशन अलग कर दी गई है, नई पेंशन अलग कर दी गई है। जो पुरानी पेंशन है उसमें फिक्स प्राइस है, लेकिन जो नई पेंशन है वो शेयर मार्केट के हिसाब से दी जाएगी। यानी कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। जो पुरानी पेंशन है वो जिस टाइम पे कोई व्यक्ति रिटायर्ड होगा, उस टाइम पे जो उसकी सैलरी होगी उसका आधा हिस्सा उसको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। बल्कि जो नई सैलरी नई पेंशन योजना लाई गई है उसमें शेयर मार्केट के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। उसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितनी पेंशन होगी या नहीं होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है वो लागू होनी चाहिए, जबकि नई पेंशन को हटा देना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो पेंशन नई लाई गई है, तो सर क्या दिक्कतें हैं उसमें जो नई पेंशन लाई गई है? ये मैडम, नई पेंशन में नो पेंशन स्कीम कहते हैं हम उसे। उसमें जब व्यक्ति पूरी सर्विस कर लेता है, उसके बावजूद भी हमारे राजस्थान में उदाहरण है 733 रुपये मासिक पेंशन। मासिक पेंशन से चाय का खर्च नहीं चलता, व्यक्ति अपना जीवन कैसे चलाए। 60 साल जिस व्यक्ति ने सरकार को दिए, जनता की सेवा में लगाए, वो कैसे अपना सर्वाइव कर पाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। जबकि लेबर लॉज और मानवाधिकार होते हुए राज्य सरकारें कानूनी तौर पे इसका उल्लंघन कैसे कर सकती हैं कि एक व्यक्ति का गला दबा दे, जब वो भी तब जब वो एक बुढ़ापा पेंशन के अंदर 3500 रुपये दे रही है। एक राज्य कर्मचारी 60 के बाद 700-800, यानी उसे अपने वेतन जीवन जीने लायक, गुजारे लायक भी कोई सामान न दे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा है कि आप जिस दिन अंतिम वेतन लेकर के रिटायर होते हैं उसका 50% आपको आपके भरण पोषण के लिए, परिवार को आपको जिंदा रहने के लिए दिया जाता है। जैसे आजकल सामाजिक दायित्व, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पश्चिमीकरण की ओर जा रहा है और आज बच्चे भी अपने माँ बाप से मुंह मोड़ रहे हैं, ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी जब उसके हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे तब वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा। इसी चिंता को लेकर के आज ये लोग इकट्ठा हैं। हम राजस्थान में बहाल करवा पाए। आज हम NPFSR के जो साथी हैं, NPFSR ने राजस्थान में छोटे से छोटा कदम उठाया। हमने ग्राम पंचायत तक इस मुद्दे को लेके गए। हमारी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पारित किए गए। 11,000 ग्राम पंचायतों से हमारी राजस्थान में ग्राम पंचायतों ने बिना भेदभाव के कर्मचारियों का साथ दिया है। और जब राजस्थान की गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता लगा, विधानसभा पे हमने 11 फरवरी को जब धरना दिया था, हमारा डेलीगेशन गया, उनको समझा पाया कि वास्तव में आपको सरकार को ये बेनिफिट है, कर्मचारी को लाभ रहेगा और पूरे विश्व में आप एक अपने अलग तरह का नजरिया लोगों के प्रति डेवलप कर पाएंगे। सर क्या फर्क है पुरानी पेंशन और पुरानी पेंशन में आपको अपने वेतन का आधा पैसा, आधा वेतन आपको गुजारे लायक मिलता है। दूसरा, आपको अपने पास से कोई ग्रेच्युटी अंशदान वैसे नहीं देना पड़ता। जबकि नई पेंशन स्कीम में हमें अपने वेतन को पहले दिन ही 10% शॉर्ट करना पड़ता है और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आज शेयर मार्केट में, जैसे आप उदाहरण लीजिए, राजस्थान में गवर्नमेंट ने OPS रिस्टोर कर दिया हमारे, और उस रेस्टोरेशन के बाद में सत्ताएं आपस में एक दूसरे के विरोध के चलते कर्मचारी और आम आदमी का हित नहीं देखती हैं। इन्होंने पीएफआरडीए का हमारा जो पैसा, सरकार का अंशदान नहीं, सरकार 10% देती थी, 10% कर्मचारी का कटता था। सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बहाल की, केंद्र सरकार की एक एजेंसी पीएफआरडीए को संकेत हुआ, उन्होंने वो कर्मचारी का जेब का पैसा वो हड़प करने की नीति पे आगे के देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये ठीक उसी सूदखोर की तरह हो गया जो आज से 100 साल पहले हुआ करते थे गांव में,
किसी व्यक्ति को 10 रुपये दे करके वो भी हजम कर लेने और उसके बाद में उससे सैकड़ों रुपए वसूल करने के बाद भी पीढ़ियों तक गुलामी चलनी, ऐसी स्थिति पीएफआरडीए के द्वारा हम उसको ये चेताना चाहते हैं कि राजस्थान का क्या देश भर का कर्मचारी पीएफआरडीए की इस धांधली को, इस जो लूट खसोट है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो हड़प नीति है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा पैसा उन्हें लौटाना होगा। पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हमारे साथी, वो देश की सीमाओं की रक्षा सैनिकों की तरह वो भी करते हैं, वो भी मरते हैं। एक सैनिक को मरने पर पुरानी पेंशन, जिंदा रहने रिटायर होने पर भी पुरानी पेंशन, वहीं दूसरा फौजी जो अर्धसैनिक बल के नाम से जाना जाता है वो मर जाए तो उसे पुरानी पेंशन का नाम नहीं, उसे शहीद का दर्जा नहीं। क्या फिर ये हुआ? एक देश में दो नीति, मरने वाले की जान इधर भी जाती है उधर भी जाती है, उसके अंदर आप वर्दी का रंग या वर्दी की तरीके आप नहीं बदल सकते, उससे आप उसकी पेंशन तय नहीं कर सकते। मानवाधिकार है, मरने वाले को शहीद का दर्जा जरूर मिलना चाहिए, उन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्हें ही क्यों, पूरे देश के कर्मचारियों को प्रत्येक राज्य में इस वेलफेयर पॉलिसी को लागू करना चाहिए। हम अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करते हैं, उनका परचम बुलंद करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर वो ओपीएस लागू करेंगे तो हम उनके प्रति एक बड़े वोट के तौर पर उनके लिए हम काम करेंगे, नहीं तो हम आम जन तक सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े होंगे। ग्राम पंचायत से लेकर के महानगरों तक हम सड़कें नापेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनको नाको चने चबवाएंगे जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती। सर, आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है पुरानी पेंशन से और इस नई पेंशन? पुरानी पेंशन स्कीम में कोई पेंशन का प्रावधान नहीं होता है। वो कर्मचारी का 10% खुद का कंट्रीब्यूशन और 10% राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। पुरानी नई पेंशन स्कीम में कोई भी प्रावधान पेंशन का नहीं है। राज्य सरकार ने भी मांग की है, लेकिन कर्मचारियों का भी दायित्व है कि राजस्थान सरकार में 10% कर्मचारियों का हिस्सा पैसा है और 10% राज्य सरकार का है। अगर शेयर मार्केट में लगा दिया तो उसका तो मुनाफा कभी ज्यादा भी हो सकता है ना सर? नहीं सर, ये कोई संभव नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी हमारा पैसा हमने बाउंड अप कर दिया, राज्य सरकार ने उसको कोलैप्स कर दिया, तो उनको आज के टाइम में जो पैसा मिलता है उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करे राज्य सरकार को केंद्र सरकार। सरकार इसके अलावा अटल पेंशन योजना भी तो लेकर आई है, काफी सारी पेंशन योजनाएं निकाली गई हैं जिससे महीने पे मिलेगा। मैं आपको बताऊं मैडम, बड़ा मजे की बात है, अटल पेंशन योजना के अंदर मिनिमम पेंशन की गारंटी है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम जिन एम्प्लॉइज की वजह से अटल पेंशन योजना चल रही है, क्योंकि अटल पेंशन योजना भी पीएफआरडीए के गवर्न है, उसका जो लमसम फंड है उसके अंदर 85% बाई फोर्स स्टेट एम्प्लॉय और सेंट्रल एम्प्लॉय है, उनकी संख्या 78 लाख है। वो जो कॉर्पस है, जो पैसा है, धनराशि है, उसी से अटल पेंशन योजना चल रही है। उस अटल पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन की गारंटी है, लेकिन जिसके पैसे से योजना चल रही है उसको 1 रुपए की गारंटी नहीं है। हमारे को 1 रुपए की गारंटी नहीं है। मार्केट डूब गया तो डूब गया। 1 रुपया कहता है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूँ, हमारे में गारंटी नहीं है, मिनिमम गारंटी भी नहीं है। ये 7वें वेतन आयोग ने और आपका ये जो कैग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई ईपीएफ के अंदर मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक है। देश में कोई भी ऐसी पेंशन योजना नहीं जिसमें मिनिमम पेंशन नहीं, उसमें है ही नहीं, प्लस श्योरिटी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ इतनी बेहतर है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को दो ना आप, भाई वो माननी है, उनको मिलनी चाहिए, बहुत काम करते हैं। एक भी ऐसी कोई प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है। अब एनपीएस को ले लो, हवाई जहाज को बेच रहे हैं, सड़क को टोल के थ्रू बेच रहे हैं, टैक्स ले लेते हैं मेरे से गाड़ी लेते समय, डीजल पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं। जो जनता की जरूरत है उनको महंगा करो और अपने कॉर्पोरेट के लिए सब कुछ सस्ता करो। उनको पेट्रोल के दाम घटे भी तो हैं। ये तो मैं तो कह रहा हूँ पेट्रोल के दाम घटा 10 पैसा, बढ़ा 5 रुपया। जो घटा 10 पैसा वो 10 बार छपा। धीरे धीरे ही तो होगा सर, एकदम से थोड़ी ना, बड़ा भी तो धीरे धीरे। मेरी बात सुनिए, मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, धीरे धीरे क्यों होगा। आप हवाई जहाज का पेट्रोल तो हिला भी नहीं रहे। आपको मालूम है एविएशन पेट्रोल डीजल को कुछ भी नहीं टच कर रही है। अगर पेट्रोल का घटना बढ़ना है, किस क्लास को आप मदद कर रहे हो? सरकार की मदद भाई साहब, किस क्लास को मदद कर रहे हैं ये? और जो गरीब आदमी, जो किसान डीजल सेट पंप चला रहा है, जो गरीब आदमी रेल के अंदर यात्रा कर रहा है, उसका आप बढ़ा रहे हैं। मैं पेंशन के मुद्दे पे आऊं, राष्ट्र को नुकसान है। अगर जैसे LIC इन्होंने बेच दिया, LIC इनके पास ऐसा चीज था जिसको कभी भी वो मतलब अपने आर्थिक मजबूती के लिए यूज कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ आने वाले 5 साल में, 10 साल भी नहीं, इस देश का मटियामेट हो रहा है आर्थिक रूप से। आर्थिक श्रीलंका से बुरी हालत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर, जहाँ पर मस्जिद के अंदर मंदिर के लिए, तो वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए कोर्ट ने तो बोला है। कोर्ट को बोलना चाहिए था
कि एनपीएस रद्द करे। राजस्थान के 40,000 करोड़ रुपया कोर्ट में फंसा हुआ है प्रोविजन पर फिक्स पेंशन। सरकारी नौकरी में आने के बाद राजस्थान में 2006 के बाद एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, उसको पैसा नहीं देते एम्प्लॉय को, 2 साल तक उससे बेगार कराते हैं। कोर्ट का फैसला है ये कि बेगार है ये, उस पर तो कोर्ट फैसला नहीं दे रही, कोर्ट पे तो टिप्पणी नहीं कर सकते, संतों पे भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर संतों सकते, पे क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ सारे ये संत हैं, कौन? ये सारे संत हैं, अपराधी ये सारे संत हैं, ये चोला पहन के। आप संतों को अपराधी बोले, भावनाएं उनकी प्रभावित नहीं होंगी? अपराधी तो अपराधी है, भावनाएं मेरी भी तो प्रभावित हो रही हैं भाई। क्या काम है आपका? आप लोगों को एजुकेट करो धार्मिक रूप से। और जो हिंदुस्तान का विशाल धर्म है, पूरी दुनिया के धर्मों को अपने अंदर समाहित कर दिया, उस हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हो आप। हिंदू धर्म के अंदर जितना डाइवर्सिटी इन यूनिटी थी, हिंदू धर्म में कितने मतांतर हैं, सबको समाहित करके चला। ये तो बांट रहे हैं धर्म के नाम पे। सर एक इकट्ठा कर रहे हैं, बांट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे को इकट्ठा बना कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है और हिंदू शब्द का मतलब क्या है? हिंदू शब्द खुद हिंदुओं ने नहीं दिया, अफगानी और ये उधर से आए थे जो शब्द उन्होंने दिया। और हिंदू शब्द का इतिहास कहाँ है? कौन हिंदू है? एक तरफ आप कहते हो कि सारे हिंदू हैं, एक तरफ कहते हो कि नहीं हम आपको, आप मुसलमान हो। जब आपने हिंदुस्तान के भूभाग में रहने वाले को हिंदू मान लिया तो झगड़ा ही क्या है? ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल की मुद्दों से भटकाने की। गरीबी, बेरोजगारी, कितने बेरोजगार हैं देश में? केंद्र सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि देश का कर्मचारी जाग चुका है। एक तो राजस्थान के एम्प्लॉयज़ के 39,000 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ के एम्प्लॉयज़ के 17,700 करोड़ रुपए वापस किए जाए जो एनएसडीएल में है तुरंत, क्योंकि वहाँ उन 2 राज्यों में पुरानी पेंशन कांग्रेस ने लागू कर दी। दूसरा, आज नहीं तो कल पुरानी पेंशन तो मिलेगी। एनपीएस में सेना बैरिक्स में है, मैं क्लियर कहना चाहूंगा, लेकिन हम बॉर्डर्स पे हैं। सेना हमारे बड़े भाई हैं, कबूल, लेकिन बीएसएफ के जाबाज आज 55 डिग्री सेल्सियस में कहाँ पे? जैसलमेर, बाड़मेर में चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदार का मतलब वही चौकीदार प्रधानमंत्री जो चौकीदार थे, मैं भी चौकीदार। क्या भूल गए साहब? जवानों ने क्या गलती की कि हमारी पेंशन आपने बंद कर दी और सेना की जारी रखी? ये गंभीर सवाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो इलेक्शन याद कीजिएगा जब मोदी जी ने पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगी थी। भूल गए क्या आप बताइए कि आने वाले इलेक्शन में साहब गंभीर मुद्दा है, ये सुनिएगा जरूर। ये पुरानी पेंशन बहाली सरकार की गले की हड्डी बनेगी। मेन मुद्दा होगा वोट उसी को जो पैरामिलिट्री जवान हो या सिविलियन एम्प्लॉइज, अगर पुरानी पेंशन बहाली करेंगे तो वोट मिलेगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई उनका मुरीद नहीं हूँ राजस्थान सरकार का, ये टोपी इसलिए पहनी है मैंने, मैं अर्ध सैनिक हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ साहब। टोपी इसलिए पहनी। नहीं, अंधभक्त में क्या फर्क है सर? अंधभक्त में यही फर्क। अंधभक्त कौन है? जो ये कहे कि भाई ये मंदिर है, वो दूसरा कहे नहीं भाई ये तो मस्जिद है। अंधभक्ति ये है कि जो बोले कि भाई पूर्व से नहीं पश्चिम से, तू जो बोले हाथ तो हाथ, तू जो बोले ना तो ना। आपने गाना नहीं सुना? तो वो होते हैं अंधभक्त और मैं हूँ अर्ध सैनिक। इसलिए हमारी ये मांग है आपके माध्यम से आम पब्लिक तक जाए कि भाई चौकीदारों को, अब ये हमारे मित्रगण खड़े हैं, विनोद जी बोलते चौकीदार मत बोलो, अब हम क्या करें? प्रधानमंत्री खुद चौकीदार थे, देखे होंगे आप। इसलिए हम चौकीदार, नहीं तो हम तो पहरेदार हैं साहब। और हम इनको सैल्यूट करेंगे कि 14 फरवरी को पुलवामा डे पे राजघाट पे अपनी पूरी टीम के साथ आए और इन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री जवानों को पेंशन पहले दे दीजिए, बाद में हमें दे दी। इसलिए हम ये टोपी पहने हैं साहब, क्योंकि ये इन्होंने हमें, बड़ी बात हुई है। सर आवाज उठाई, कुछ आश्वासन आया, सरकार ने कुछ कहा? हम या आशा फिर आप आवाज उठाते रहते हो? एक सेकंड। राष्ट्रपति महामहिम कोविंद साहब से, रामनाथ कोविंद जी से भी हम 3 सितंबर को हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ मिला और उन्होंने कहा भी बोलिए आपकी क्या मांग है? मांग क्या है सर? यही है कि आप सुप्रीम सेनापति हैं तीनों सेनाओं के, तो हमें भी पेंशन दे दीजिए। और सुनिएगा,
29 जुलाई 2019 को अमित शाह जी से भी मिले थे। देश के गृह मंत्री ने संसद में बुलाया था हमें, प्रतिनिधिमंडल। उन्होंने कहा रणबीर बोलिए क्या चाहिए। मैंने कहा चाहिए क्या, जहां आप बैठे हो इसको तो संसद को हमने बचाया, तो जवानों की पेंशन दे दीजिए। तो ऐसे देखे जैसे झोटा देखता है और बोले कि ठीक है हम नॉर्थ ब्लॉक बुलाएंगे। आज तक तो बुलावा आया नहीं। क्या पता उन्हें सरकार से कुछ फायदा हो रहा हो इसलिए नहीं निकल रहे। एनपीएस गवर्नमेंट देखिए उसकी चेतना को हाईजैक कर लिया है। वो जो सोचता है ना, एक तो वो रोटी कमाने में व्यस्त है, दूसरा चारों तरफ उसके जो दिखाया जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, देशमान हो गया, फलाना हो गया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खोखला हो चुका आर्थिक रूप से हिंदुस्तान। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, आप ये देखो, ये अपना LIC की वैल्यू गिरा के बेचा है, उसको IPO खोला है यार। सबसे ज्यादा देश में प्रॉफिट देने वाली सरकार को एक मजबूत पिलर था आती, उसको बेच दिया। कितने बेचोगे? जो जुआरी होता है ना, दाव पे लगाता है, बीवी के गहने बेच देता है, सब कुछ। PM जुआरी है, जुआ खेल रहे हैं, देश की संपत्ति के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप सब चीज को बेच रहे हो। क्यों किया सार्वजनिकीकरण? गवर्नमेंट ने ये क्यों बनाया? प्राइवेट बैंकों पेंशन को हटा के LIC बनाया, निगमीकरण उसको किया गया, आपका मतलब रेल बनाई, देश के विकास के लिए बनाई। इसको बेच रहे हैं कॉरपोरेट को। और कॉरपोरेट अगर फायदा देता तो कोविड में आप देख लेते, हॉस्पिटल सारे बंद हो गए, सरकारी कर्मचारी मर गए हजारों। आप कह रहे हैं जो सरकार कर रही है उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा। हजारों मर गए, उनको 50 करोड़ का झुंझुना दिया लाखों की करोड़ों की जान बचाने में। और सरकारी हॉस्पिटल क्या कर रहे थे? मुनाफा कमा रहे थे। जो 2000 रुपए का बेड था ना, वो 2-2 लाख रुपए में इन्होंने पैसे वसूल किए, डेड बॉडी नहीं दी इन्होंने। आपको पता है सारी चीज कोविड में क्या हुआ? पत्रकार मर गए, सेना मर गई, सब मर गए, हम मर गए, तुम मर गए। हर आदमी का कोई ना कोई मिलने वाला मरा है। और खड़ा कौन था? न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में। अमेरिका के अंदर सारा प्राइवेट सिस्टम था बुरी तरह खत्म। पूरी दुनिया में सरकारी कर्मचारियों ने कोविड से लड़ाई लड़ी। मास्क तक नहीं थे, मास्क तक नहीं थे। और मास्क सिस्टम क्या है? मास्क आ रहा है डॉक्टर के लिए, मास्क आ रहा है लैब टेक्नीशियन के लिए। मास्क कौन लगा रहा है? हमारा बाबू, क्योंकि वो सप्लाई दे रहा है। वो N95 लगा रहा। हकीकत क्या थी? और उस अखबार ने डेड बॉडियां छापी भास्कर ने, उस पर छापे पड़ गए ED के। अभी 2-4 दिन में आपकी भी न्यूज चलेगी तो आप पे भी देशद्रोह लगा देंगे। क्या है ये? पूरे देश का सत्यानाश कर रहे हो आप। और वो कहते हैं मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। 10 लाख का सूट पहन रहे हो यार, आगे पीछे क्या करो? प्रधानमंत्री है, देश के रिप्रेजेंट करते हैं देश को। 10 लाख का सूट पहनना जरूरी है? वो भी तो था लंगोटी वाला, और वो भी थे जिसने पाकिस्तान को मुर्गा बना दिया था। कौन लंगोटी वाला? मंत्री पाकिस्तान को मुर्गा बना दिया और ताशकंद में मौत हो गई। एक वो भी था, एक प्रधानमंत्री वो भी था, लाल बहादुर। आप क्या बात कर रहे हो? दुनिया को ऐप को वर्ल्ड वाइड कंपनी लगा रखी है इन्होंने, PR कंपनी। 5000 करोड़ रुपए सालाना देते हैं उसको। क्या बोलना है, किधर से हाथ हिलाना है, किधर सांस लेनी है, किधर हाउडी करना है। 5000 करोड़ किराए की कंपनी, वो तय करती है मोदी जी को किधर उंगली हिलानी है, क्या मुद्दा करना है। एयर स्ट्राइक पहले नहीं होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होती थी। कांग्रेस के टाइम में भी ठोका है पाकिस्तान को, जरूरत पड़ी है तो। प्रचार तो नहीं किया, जिस दूसरे घर में जाके ठोका। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में बोला नहीं कि ठोक दिया। ठोकने वाले को पता लग गया कि ठोक गए, उसने भी नहीं कहा। ये प्रचार करते, प्रचार, बस प्रचार। इंटरनेट से डाउनलोड करेगा रोटी आदमी। कितना लोग बेरोजगार है यार, बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रहे हैं। ये कह रहे हैं GDP बढ़ गई $1 ट्रिलियन। इन्होंने 1 मीटर के फीते को छोटा करके आधा मीटर बना दिया GDP नापने के लिए, फिर भी GDP घट गई। GDP को बड़ा दिखाने के लिए जो GDP का आंकड़ा है नापने का, 1 मीटर का फुटा है, उसको आधा मीटर कर दिया, फिर भी कह रहे हैं GDP बढ़ेगी, वो फिर छोटी रहेगी। पेट खाली है, जीन्स बढ़िया है, शर्ट पे चमक है। सर इतनी नाराजगी है तो फिर कहा तो ये भी जा रहा है फिर से मोदी आएंगे। जनता चुनती है ना। मोदी आए, वो चुनती है। चुनाव के टाइम पे आप भी देते हो सर? मैं तो नहीं देता। अच्छा, मैं तो नहीं देता। तो देती है जनता। देखो अब हमारे देश की महान जनता है, इसको सारे दिन कूटो, रोज कूटो, उसके दर्द नहीं होता। सदियों से वो महान ईश्वर के भरोसे है कि उसी विधि रहेंगे जिस विधि राखे कृष्ण। ऊपर वाला जिस रहेगा। हम पॉलिटिकल अवेयरनेस उनको नहीं दी, सिलेबस चेंज कर रहे हैं। उनको राजनीतिक चेतना देना, विद्यालयों के माध्यम से उनको चेतना देनी थी। इनको भगत सिंह पढ़ाना था,
सुभाष चंद्र पढ़ाना था, रिवॉल्यूशन पढ़ाना था, इवोल्यूशन पढ़ाना था। ये अब क्या पढ़ाएंगे आपको पता है? तो वो तो बोल रहे हैं धर्म की शिक्षा पहले, बाद में सब कुछ। धर्म की शिक्षा देने वाले ये कौन होते हैं? धर्म की शिक्षा सबसे बढ़िया तुलसीदास ने दी। उस रामायण को अगर तुलसीदास नहीं होते तो राम नहीं होते हिंदुस्तान में। वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास ने जनता की रामायण बना के धर्म की शिक्षा दी, भक्ति आंदोलन हुआ। ये कौन है? धर्म के ठेकेदार हैं ये, तो टेंडर ले रहे हैं। हमारा तो धर्म पहले से ही बढ़िया है, सारे धर्म बढ़िया हैं। ये तो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में आज। ये तो 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ तब भी कहते थे कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये कहते थे कि 10 साल में मुसलमान हो जाएंगे 90%। आज भी वही कह रहे हैं। कैसेट तो एक ही है। तैयारी कर रखी है अपनी। परसेप्शन है, अच्छा। परसेप्शन है। मैं कह रहा हूँ श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट 92 के दंगों के बाद आई, वो क्या कहती है? मुसलमानों, कितने मुसलमान हैं बेचारे यार, वो खुद ही कहते हो आप। और सारे आपके जवाई मुसलमान हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स के जवाई भी मुसलमान हैं, नहीं है? अभी अभी और शादी हुई है, पता नहीं, मैं नाम हिसाब ही नहीं रखता। पहले 2-4 थे, अब तो लाइन लगा के मुसलमान जवाई हैं इनके। ऐसी कैसी मोहब्बत नफरत, पता ही नहीं चल रहा मोहब्बत कर रहे हो मुसलमानों से कि नफरत कर रहे हो। के मोहन भागवत ने कहा है कि ये अखंड भारत बन जाएगा 15 सालों में, और अगर देशवासी सहयोग दें तो और जल्दी हो जाएगा। मोहन भागवत से पहले हिंदू धर्म कहता था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी है। अखंड भारत तो है ना, कहाँ खंड खंड है? अखंड भारत तो सीआरपीएफ की वजह से है, जिसको आप पेंशन नहीं दे रहे। ये लड़ने गए थे क्या? आरएसएस वाला कौन सा बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है? सीआरपीएफ का जवान लड़ रहा है, बीएसएफ का जवान लड़ रहा है, मीडिया पे आप लड़ रहे हो। अखंड तो आज भी है। खंडित कब हुआ मुझे बताओ? देश की आजादी से पहले भी खंडित नहीं था। आजादी पे हिंदू मुस्लिम दंगे और ये सब हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वो बोले इसको ऐसा कर जाओ देश को डेवलप नहीं हो। और वो रात आपने फिल्म भी देखी होंगी, जिसको पता ही नहीं वो लाइन खींच के बांट गया। ये तो अफ्रीका का भी बंटवारा हुआ। नक्शा भी जारी कर दिया है ना, अखंड भारत का नक्शा भी जारी कर दिया है। ये सारे नक्शे खो जाएंगे जनता को जिस दिन समझ में आ जाएगी। आप नहीं चाहते अखंड भारत बने? अखंड भारत है ना, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। बस हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब इनका क्या है कि मुसलमान को परेशान करना है, अच्छा, है ना, और रखना भी उसको साथ में, अच्छा, परेशान भी उसको करना है। वो शाहनवाज हुसैन साहब है ना जी, पाल रखा है। अखंड भारत तो पहले से ही है यार। कहाँ जा रहा है? उड़ के जा रहा है ये? उड़ के जा रहा है क्या? बताओ मेरे को, 1 इंच भी कहीं चाइना घुस गया 25-30 किलोमीटर, बोले नहीं है? तो चाइना को तो सबक सिखा दिया मोदी जी ने, बोलते ही नहीं पीछे हट है, गया सीमा से। बोलते ही नहीं है। अजीज साहब अंदर क्या हुआ वो बोलेंगे तो इनकी नौकरी जाएगी। अंदर क्या हुआ उनसे पूछो जो बोलते नहीं है। खबरें आ रही है अभी, आपको मालूम है कांगोंग लेक है वहाँ पे जो है ना वो पुल बना रहे हैं, फिर से शुरुआत हो चुकी है। चाइना की तरफ दूसरा बोलते पुल नहीं है, बना रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ बोलते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये बरगलाए नहीं, होगा, उस पे भी एक्शन होगा। मोदी जी चाइना की करेंगे तरफ नहीं उस पे। लड़ेंगे। कब अब करेंगे? पाकिस्तान को सबक सिखा दिए तो चाइना को भी सिखा देंगे। कुछ देखिए, नहीं, इनकी लाल setting आंख पाकिस्तान सब से भी है। खत्म हो चुकी है, आपको मालूम है। इनकी सेटिंग पाकिस्तान से भी है, वहाँ भी भुखमरी है, यहाँ भी गरीबी है। वो बोल रहे तुम हमारे उंगली करते रहो, हम तुम्हारे उंगली करते गए, मूड आएगा तो बिरयानी खाने भी आ जाएंगे बिना बुलाए। रेल लेके कौन गया? अटल जी। बस लेके कौन गए? अटल जी। ये बिना बुलाए कौन पहुंचे? मोदी जी। यार तुम दोस्ती करते, आज भी व्यापार है, पान के पत्ते आ रहे हैं, चीनी इधर से उधर जा रही है, पब्लिक को दिखा रहे हैं दुश्मन। कोई दुश्मन नहीं, सब एक हैं, राजनेता है। उधर वालों को भी बड़ी समस्या है, वो भी उधर भी भुखमरी है, वो भी अमेरिका से पैसा लेके जिंदगी चल रही है, वो भी उधर बेवकूफ कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, इधर जय गणेश जय भोलेनाथ कर रहे हैं। सत्ता को खतरा है, राजा को खतरा है, धर्म को खतरा नहीं है, जनता को खतरा नहीं है। तो जनता समझ पाएगी सारे षड्यंत्र को? जनता जब अभी कुछ है उसके पास, अभी वो 10-20 रुपए कमा के पेट भर लेता सोच रहे हो है। कि अभी पहले दाल रोटी खाली है, हो जाए। अभी दाल रोटी है उसके पास। मतलब खाली हो जाए उसके बाद ये जनता अगर एजुकेट हो गई, ये आपके माध्यम से संवाद जो हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेगी। इनका तो 5 साल का टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं ये लोग सरकारों में 5 साल। हर साल जनता के पास कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए आते हैं, वोट दे दो। एक न एक दिन तो समझेगी, देश तबाह हो जाएगा या जनता समझ जाएगी। और जनता को समझाने की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, हम लोग निभा रहे हैं अपने मुद्दे उठा के। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड राजनीति करना नहीं है। हमारी कोई सपना नहीं कि देश के अंदर इधर अपन सरकार बनाएं या देश की दिल्ली के ताज पे अपन बैठें।
हमारा सपना ये नहीं है। हमारा इतना सपना, एक खूबसूरत बीवी है, 2 प्यारे बच्चे हैं यार, 2 बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो। माँ बाप ने जिंदगी भर लाखों रुपए कोचिंग में लगा के किसी को डॉक्टर बनाया, आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रतिफल में माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं तो पटवारी बन जाए। ये आपके बीबीसी पे आए थे पंजाब के बहुत बड़े कवि। माँ बाप की होप होती है, जिंदगी भर की पूरी कमाई एजुकेशन में जा रही है, दिल्ली में भी जा रही है, राजस्थान में भी जा रही है। माँ बाप की होप होती है कि बच्चा मेरा प्रतिफल में सेटल हो जाए, मुझे 2 रोटी का सहारा मिल जाए, और कोई ज़्यादा माँ बाप भी नहीं चाहते। करप्शन तो यही लोग कर रहे हैं, करप्शन तो हमारे सपने कोई बड़े थोड़ी यार, हमारा हिस्सा है। संविधान कहता है, संविधान की खंड 11 अनुसूची 7 अनुच्छेद 245 से 256 कहते हैं पेंशन राज्य का विषय है, पेंशन मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद रहे जिन्होंने लगातार बताया कि जो उनकी पेंशन थी वो ख़त्म कर दी जा रही है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन नेता जो हैं वो खूब पेंशन लेकर बैठे हुए हैं। जो हमारे सैनिक है, अर्धसैनिक बल जिन्हें बोला जाता है, शायद लोगों को इस बारे में ना पता हो, लेकिन जिस तरह से अभी पता चला कि उन लोगों को तक को भी जो पेंशन है वो नहीं मिलती है, सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, रोज़ाना कम से कम 1 दर्जन जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना उन्हें पेंशन मिलती है, ना सुविधाएं मिलती है, ना स्कूल मिल पाता है। तो ये कितनी बड़ी दुविधाएं है। जो लोग हमारी सीमा का निर्माण करते, जो हमें बचाते हैं, जो लोग यहाँ पर अंदर रहते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि जो हमारे फौजी हैं वो वहाँ पर लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगियाँ गंवा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के लोगों के लिए अगर कुछ सुविधाएं नहीं है तो ये बहुत ही दुखदायी है। मैं फरीन साहिबी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।